अस्सलामुअलैकुम, इट्स मी फायज़ा मलिक एंड यू आर वाचिंग माय ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, इंडिया जो इस वक्त दुनिया का 7वां अमीर मुल्क बन चुका है और इसके साथ साथ इंडियन इकॉनमी दुनिया की 5वीं बड़ी इकॉनमी में शामिल हो चुकी है और इसके अलावा दुनिया की जितनी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनीज़ हैं उसमें इंडियंस जो है वो हर जगह पर मौजूद हैं और हर बड़ी पोस्ट जो है वो इंडियंस के पास है। ये सब कैसे हुआ, इंडिया इतना आगे कैसे पहुँचा, कैसे वो दुनिया की इकॉनमी में 5वीं बड़ी इकॉनमी बना, ये सब हम आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और बहुत से इंटरेस्टिंग फैक्ट्स हैं जो हम शेयर करेंगे आज की इस वीडियो में। वीडियो को स्टार्ट करेंगे लेकिन उससे पहले आपको करना पड़ेगा मेरे इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और साथ ही साथ बेल के आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि मज़ीद आने वाली नई अपडेट्स आपको मिल सके। नाज़रीन, आपको बताएं कि इंडिया जो इस वक्त तेज़ी से तरक्की कर रहा है और जिस तरह से हम देख रहे हैं कि दुनिया की जितनी भी जो बहुत ज़्यादा बड़ी मल्टीनेशनल कंपनीज़ हैं उनमें जो है इंडिया जो है वो सफ़े अव्वल में शामिल है। अगर टेक्नोलॉजी आईटी की बात करें तो आईटी की दुनिया में जो इंडिया है वो इस वक्त राज कर रहा है। अगर हम सबसे पहले बात करें ट्विटर की, तो ट्विटर के जो सीईओ हैं वो भी इंडियन हैं जिनका नाम है परग अग्रवाल। ये 2017 से ट्विटर में चीफ टेक्नोलॉजी ऑफिसर तैनात रहे और अब ट्विटर का सीईओ मुकर्रर कर दिया गया है। अब बात करते हैं सुंदर पिचाई की। आपको बताएं कि सुंदर पिचाई जो कि गूगल और उसकी पेरेंट कंपनी अल्फाबेट के सीईओ हैं, 2015 में गूगल के सीईओ तैनात हुए। 2019 में अल्फाबेट के सीईओ का ओहदा भी दे दिया गया। अब बात करते हैं सत्या की जो कि माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ हैं। आपको बताएं कि 2014 में इन्हें माइक्रोसॉफ्ट का सीईओ तैनात किया गया और इसके साथ साथ अब 2021 में जॉइंट टेक के एग्जीक्यूटिव चेयरमैन तैनात हुए हैं। अब बताएं कि अरविंद कृष्णा जो कि 2020 में IBM के सीईओ तैनात हुए हैं। शांतनु नारायण 2007 में एडोब के सीईओ तैनात हुए हैं और अभी तक वो एडोब के सीईओ ही हैं। अब बात करते हैं ख़वातीन की, तो आपको बताएं कि ख़वातीन में अंजलि जो कि 2017 में वीडियो प्लेटफॉर्म वीवो की सीईओ तैनात हुई हैं। अमन बोटानी, अगर अमन बोटानी की बात करें तो वो वेब होस्टिंग कंपनी गोडैडी के सीईओ हैं। निकाश अरोरा 2018 से साइबर सिक्योरिटी कंपनी के सीईओ हैं। जनाब, ये तो थे कुछ इंडियन वो जो बहुत ज़्यादा हाईलाइट थे और बहुत ज़्यादा अपने मुल्क का नाम जो है उन्होंने रोशन किया, हर जगह पर हर सतह पर अपने मुल्क को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। पाकिस्तानी इसमें क्यों पीछे हैं? पाकिस्तान जो है वो हालांकि पाकिस्तानी बच्चों को अगर बात की जाए तो वो बहुत ज़्यादा फ्रीलांसर ऐसा काम कर रहे हैं आईटी के डिपार्टमेंट में, लेकिन हमारी बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं कि जिसमें हम पीछे हैं, उसके ऊपर हम आगे डिस्कस करेंगे। लेकिन अभी जो है आगे चलते हैं और आगे मैं आपको बताऊँ कि जो इंडियन फॉरेन पॉलिसी है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है एज़ कम्पेयर टू पाकिस्तान। वो किस तरह से जो साबिक प्राइम मिनिस्टर इमरान खान थे उन्होंने ये कहा था एक दफ़ा कि जो इंडियन फॉरेन पॉलिसी है वो बहुत अच्छी है और जिस पर बहुत से लोगों ने नेगेटिव कमेंट्स किए, लेकिन वो बिल्कुल ठीक कह रहे थे क्योंकि इंडियन फॉरेन पॉलिसी इस वक्त बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है। उसकी एक छोटी सी एग्जांपल मैं आपको देती हूँ कि जब यूएस ने जो है वो इंडिया से कहा कि आप रशिया के साथ अपने जो रिलेशंस हैं उनको कम करें और उनसे जो उनके मफादात है जिस तरह से मिलिट्री के और बाकी चीज़ें, तो उसमें इंडिया ने उन्हें इनकार कर दिया, लेकिन पाकिस्तान ने उनकी ये जो ऑफ़र है इसको एक्सेप्ट किया। इसके साथ साथ अगर आपको बताएं कि जो यूएसए है उसके साथ भी हालांकि अभी भी इंडिया का स्ट्रॉन्ग रिलेशन, और उसके साथ साथ ना सिर्फ यूएसए बल्कि रशिया के साथ भी इंडिया के स्ट्रॉन्ग रिलेशंस है, चाइना के साथ भी वो ट्रेड कर रहा है, जापान के साथ भी उसके रिलेशंस है, ऑस्ट्रेलिया में अभी जो मशक़ें हो रही हैं उसमें भी जा रहा है इंडिया। तो मतलब वो पूरी दुनिया के साथ ख़ुद को कनेक्ट कर रहा है। वो किसी के साथ भी हमारी तरह बाउंड्रीज़ जो है वो नहीं बना रहा कि हमने यहाँ नहीं जाना, इसके साथ अच्छे टर्म्स नहीं रखने, इसके साथ नहीं। वो इस वक्त अपने लोगों के मफादात और अपनी जो उसकी पब्लिक है उसका इंटरेस्ट वो देख रहे हैं कि कहाँ पे हमारी यूथ को, हमारी पब्लिक को, हमारी आवाम को रिलीफ मिल रहा है। ब्रिक्स एक बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, इसमें भी जो इंडिया है वो शामिल है और इसमें जो है पाकिस्तान को इनवाइट किया गया था लेकिन इंडिया ने मना कर दिया। फिर जो है पाकिस्तान को मना कर दिया गया, हालांकि चाइना की तरफ से पाकिस्तान को कहा गया कि आप ना आए क्योंकि उस वक्त हालात कुछ इस तरह से कि उसको अगर डिस्कस करें तो वो भी एक लंबी डिबेट है कि क्या हुआ था क्या नहीं हुआ था। बहरहाल इंडिया का अब इतना इन्फ्लुएंस है कि उसके कहने पर पाकिस्तान को उसमें शामिल
नहीं किया गया। ये पाकिस्तान की एक बहुत बड़ी नाकामी है, फॉरेन पॉलिसी की नाकामी है कि इसको उन्होंने बिल्कुल भी जो है इसके ऊपर कोई काम नहीं किया या किसी किस्म का कोई रद्द-ए-अमल पाकिस्तान की तरफ से नहीं दिया गया। इसके साथ साथ G20 जो कि अब मकबूजा कश्मीर में होने जा रही है, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि मकबूजा कश्मीर में G20 होने जा रही है और जिसमें काफ़ी सारे ममालिक शामिल होंगे और इसमें जो पाकिस्तानी जो दोस्त ममालिक हैं वो भी शामिल होंगे। इसके अलावा UAE है, सऊदीया है, इस तरह के ममालिक भी शामिल हैं जिन्होंने कोई मज़म्मत नहीं की। और अब डेफिनेटली जब मकबूजा कश्मीर में G20 होगा और उसमें अगर ये सारे ममालिक आएंगे तो इसका मतलब है कि वो अब जो है मकबूजा कश्मीर को हिंदुस्तान का हिस्सा एक तरह से तस्लीम कर लेंगे और इसमें भी पाकिस्तान की तरफ से किसी किस्म का कोई रिस्पांस नहीं दिया गया। ये भी एक बहुत बड़ा फेलियर है पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी का। इसके साथ साथ अगर ये तो एक हमने शॉर्ट सा उनका बताया कि उनकी फॉरेन पॉलिसी इतनी स्ट्रांग है जिस वजह से आज जो है वो दुनिया के साथ इतने ज़्यादा कनेक्ट हो चुके हैं, बिजनेसेस, ट्रेड, हर चीज़ वो कर रहे हैं और अपने मफादात को लेकर आगे चल रहे हैं। तब कुछ बात कर लेते हैं स्पोर्ट्स की। तो स्पोर्ट्स जो है उसमें भी इंडिया हमसे बहुत ज़्यादा आगे है। अभी जो 2022 में कॉमनवेल्थ गेम्स हुई हैं उसका जो रिज़ल्ट है वो आपके सामने है कि किस तरह से इंडिया ने जो है अपनी मुल्क को रिप्रेजेंट किया और इंडिया की पोजीशन इस कॉमनवेल्थ में चौथी थी, जिसमें अगर आपको बताएं कि गोल्ड जो मेडल थे वो इंडिया के 22 थे, सिल्वर 16, ब्रॉन्ज जो थे वो 23 थे और कुल मिला के ये तादाद बनती है 61। इसके साथ साथ अगर पाकिस्तान की बात की जाए तो पाकिस्तान इस जो कॉमनवेल्थ गेम थी 2022 इसमें पाकिस्तान का नंबर 18वां था। मतलब 4 और 18 में बहुत बड़ा एक ह्यूज डिफरेंस है। और इसके साथ साथ जो पाकिस्तान के जो प्लेयर्स थे उनमें 2 गोल्ड मेडल, 3 सिल्वर थे और 3 ही ब्रॉन्ज मेडल शामिल थे और टोटल कुल मिलाकर ये 8 बनते हैं। ये तो एक मुख्तसर सा स्पोर्ट्स का एक मैंने आपको बताया। उसके बाद अगर इंडिया की इंडस्ट्री की बात की जाए तो इंडिया की जो बॉलीवुड इंडस्ट्री है, जो उनकी मीडिया इंडस्ट्री है, अभी बॉलीवुड की बात कर लेते हैं, मीडिया इंडस्ट्री तो एक अलग चीज़ है। बॉलीवुड इंडस्ट्री जो है वो इंडिया की इस वक्त बहुत ज़्यादा आगे जा रही है एज़ कम्पेयर टू पाकिस्तान। पाकिस्तान की तो फिल्म इंडस्ट्री का हाल ही इस वक्त बुरा है, उसके बारे में हम क्या बात करें। इस वक्त जो इंडियन की जो बॉलीवुड इंडस्ट्री है वो 76.7 बिलियन का जो रेवेन्यू है वो जनरेट कर रही है। इसके साथ साथ अगर पाकिस्तान और इंडिया के रिज़र्व्स को कंपेयर किया जाए तो इस वक्त जो इंडिया के पास रिज़र्व्स हैं वो $570 बिलियन हैं और इसकी बनिस्बत पाकिस्तान के पास हैं $8 बिलियन। ह्यूज डिफरेंस है, ह्यूज डिफरेंस। इसके साथ साथ एक्सपोर्ट की अगर बात की जाए तो पाकिस्तान की है $40 बिलियन और इंडिया की एक्सपोर्ट बनती है $250 बिलियन। मतलब ये एक ह्यूज डिफरेंस जो है नज़र आ रहा है। इसमें एक और चीज़ मैं ऐड करूँगी कि इंडिया में गूगल, यूट्यूब और ट्विटर के ऑफिसेज़ मौजूद हैं और पाकिस्तान में ना गूगल का ऑफिस है, ना ट्विटर का है और ना ही यूट्यूब का है। तो ये भी एक बहुत बड़ा अलमिया है। ये तो हमने कुछ बात कर ली इंडिया की जिस तरह से हमने GDP की बात की, उसके साथ साथ उनकी जो इकोनॉमी है उसकी बात की हमने, साथ ही साथ जिस तरह से उनके रिज़र्व्स हैं, उनकी स्पोर्ट्स में हम उनकी परफॉर्मेंसेस देख रहे होते हैं, वो किस तरह से रेवेन्यू जनरेट हो रहा है, उनकी बॉलीवुड इंडस्ट्री कितना रेवेन्यू जनरेट कर रही है, उनकी IT इंडस्ट्री सबसे ज़्यादा जो है इस वक्त पीक पे जा रही है। ये तमाम तर चीज़ें तो हैं। जनाब अब बारी आती है पाकिस्तान की कि पाकिस्तान में क्यों टैलेंट नहीं है। पाकिस्तान के जो बच्चे हैं वो अच्छे नहीं हैं, वो पढ़ नहीं सकते हैं, उनको पढ़ना आता नहीं है, उनको रिसर्च करना नहीं आता। क्या वजह है कि पाकिस्तानी इतने पीछे हैं? तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। पाकिस्तानी बच्चों में बहुत ज़्यादा टैलेंट है। अगर IT की बात करें तो बेशक उन्हें दुनिया में मौके नहीं मिले। क्यों नहीं मिले? हमारी हुकूमतों की नालायकी है। जिस तरह से हमारे मुल्क का इस वक्त हालात चल रहे हैं, सूरत हाल चल रही है, उसमें तो अल्लाह ही हाफिज़ है हमारे मुल्क का। ये किस तरह से चल रही है हमें खुद भी नहीं समझ आती, क्योंकि पाकिस्तानी जो बच्चे हैं वो फ्रीलांसिंग में तीसरे नंबर पर हैं। मतलब पाकिस्तानी फ्रीलांसर्स जो हैं वो तीसरे नंबर पर हैं और आज तक हमारे मुल्क को उनसे क्या फ़ायदा हुआ है? कुछ भी नहीं, क्योंकि हमने उनसे फ़ायदा लिया ही नहीं है।
आपको बताएं कि पाकिस्तान का जो एजुकेशन सिस्टम है, जब मैं अगर अपनी बात करूं तो हमने शुरू से लेके अभी तक आईटी में कुछ भी नहीं पढ़ा। हमें अगर कंप्यूटर की बुक जो है वो बस सिलेबस का हिस्सा बना दी जाती है, हमें ये नहीं पता होता कि इसमें है क्या, और ना कभी टीचर ने पढ़ाया और ना कभी उसके ऊपर प्रैक्टिकल किया। सबसे बड़ी जो हमारी हम जहाँ पर मार खा रहे हैं वो हम प्रैक्टिकल नहीं करते। आईटी, कंप्यूटर, इनको हम लोग हाथ भी नहीं लगाते, और बदकिस्मती से हमारे स्कूल कॉलेजेस में इसको बिल्कुल ही ऐसा सब्जेक्ट समझा जाता है कि ये कुछ भी नहीं है। उसके बाद अगर बाकी भी जो सब्जेक्ट्स हैं जिसमें हम अगर अपना इस्लामिक स्टडीज़ कह लें तो वो बिल्कुल इग्नोर होता है। उसके साथ साथ हमारा आईटी का लेवल तो बिल्कुल ही इग्नोर है, मैथ्स भी हमारा इग्नोर होता है। बाकी चंद ऐसी एक्टिविटीज़ करवाई जाती हैं जो कि उनके बारे में मैं क्या ही बात करूँ। और साथ ही साथ हमारे मुल्क में जो यूनिवर्सिटीज़ हैं, जो कॉलेजेस हैं, उनका मयार भी आपके सामने है कि कितनी कम है एज़ कंपेयर टू अदर कंट्रीज़ जिस तरह से दूसरे ममालिक में हैं। क्योंकि हम चले प्राइमरी तक तो बच्चे पढ़ के आ जाते हैं, उसके बाद उनको मौका ही नहीं मिलता और वो पढ़ ही नहीं सकते क्योंकि हम उन्हें मौका ही नहीं देते कि वो पढ़ सके। और हमारी हुकूमत ने तो माशाल्लाह से जिस तरह से हम देख रहे होते हैं कि प्राइम मिनिस्टर के लैपटॉप स्कीम है जी, उसको लैपटॉप अगर किसी के पास है तो उसको ज़रा चेक करें कि वो लैपटॉप जो है उसके ऊपर सिर्फ आप 2 घंटे लगा के तो सिर्फ जो है वो फ़ोटोशॉप को खोलेंगे तो बच्चा उस पर क्या कोई वो बनाएगा, कोई सॉफ्टवेयर बनाएगा या कोई उसके ऊपर प्रोग्रामिंग करेगा, क्या करेगा वो बच्चा। जो बच्चा कुछ कर सकता है उसके लिए आप कुछ करते नहीं, और जो बच्चे जो है अफोर्ड कर सकते हैं तो वो और एक्टिविटीज़ में हम लोगों ने खुद ही इन्वॉल्व कर लिए हैं। उसके बाद सबसे जो ह्यूज हमारा डिफरेंस आ जाता है ये तो आईटी डिपार्टमेंट हो गया, जिसमें हमारी बहुत ज़्यादा वीकनेसेस हैं क्योंकि हमारी शुरू से लेकर अभी तक हमारी स्टडी के जो हालात हैं वो आप सबको पता है। उसके बाद जो दूसरी चीज़ आ जाती है वो ये है कि उनकी जो बॉलीवुड इंडस्ट्री है रेवेन्यू तो जनरेट कर रही है, हमारी तो बिल्कुल नहीं कर रही। और दूसरी बात ये है कि रेवेन्यू के साथ साथ वो एजुकेशन को जिस तरह से प्रमोट कर रहे हैं उस तरह से पाकिस्तान में नहीं होता। उनकी मूवीज़ आप जाके देखें, जिस तरह से हमने तारे ज़मीं पर देखा, उसके अलावा 3 इडियट्स को देख लें, सीक्रेट सुपरस्टार को देख लें, उसके अलावा बहुत सी और ऐसी मूवीज़ हैं कि जो उनकी एजुकेशन को प्रमोट कर रही हैं। हमारे यहाँ ये चीज़ नहीं होती। अब मैं कहती हूँ कि वो खेतों में बंदूकें लेके भागना छोड़ दें, कम से कम कुछ, अगर हमारी हुकूमतें कुछ नहीं कर रही तो आप लोग कुछ कर लें। इतना पैसा आप खेतों में बंदूकें लेके भागने पे लगाते हैं और ज़ाया करते हैं, उसका कोई फ़ायदा नहीं होता। तो कम से कम अगर किसी स्टूडेंट की ज़िंदगी बदल जाएगी, उसको कोई फ़ायदा हो जाएगा, वो कुछ सीख लेगा, तो मेरा ख्याल है उसमें कोई बुराई नहीं है। तो थोड़ा सा सोचे इस बारे में, चेंज लेके आए। उसके बाद बॉलीवुड की तो हमने बात कर ली और साथ ही साथ में पाकिस्तानी जो फिल्म इंडस्ट्री उसकी भी बात कर ली हमने। उनको चेंज होना पड़ेगा और काश कि हमारी इंडस्ट्री भी कुछ इस तरह की चीज़ें जो है वो लेके आ सके। उसके साथ अगर हम स्पोर्ट्स की बात करें तो स्पोर्ट्स में हमारे बच्चों में जितनी इस वक्त एनर्जी है शायद ही किसी में हो, जितना इस वक्त टैलेंट पाकिस्तान की सड़कों पर मौजूद है शायद ही किसी में हो। ये जिन बच्चों ने 8 मेडल्स पाकिस्तान के लिए जीते, इनको कोई प्रैक्टिस, कोई हुकूमती सरपरस्ती और आज तक हुकूमत की तरफ से उन विचारों के लिए कुछ भी नहीं किया क्या जो जीत के आए हैं उनके लिए भी। तो जो बच्चे जीतना चाहते हैं, जो बच्चे आना चाहते हैं, उनके लिए कोई मौके नहीं है, कुछ भी नहीं है। तो हम कैसे आगे बढ़ेंगे? क्या इन बच्चों की कोई ज़िंदगी है या नहीं है? हम पाकिस्तान में इसलिए पैदा हो गए हैं कि हम बस करप्शन देखते रहें और हम जो है टीवी के ऊपर बैठ के, हमारा मीडिया जिस तरह से बस हमें दिखाता है सियासत का खेल हमें दिखाया जा रहा है। हमें अब इस सियासत के खेल से उकताहट हो रही है, हमें इस सियासत के खेल से निकालें। हमें कोई इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी को अच्छी चीज़ें बताएं। क्या हमारे पास अरफा कलीम नहीं है? हमारे मुल्क में बहुत बड़े बड़े ऐसे नामवर बच्चे हैं कि जो तो अभी तक हाईलाइट ही नहीं हुए। ऐसे बच्चे, ऐसा टैलेंट पाकिस्तान में है जिसको कभी हम लोगों ने हाईलाइट ही नहीं किया। हम लोग बस ये कहते हैं कि फ़लाना आ गया, फ़लाना चला गया, ये हो गया, वो हो गया। सियासत के अलावा कोई भी चीज़ पाकिस्तान में नहीं हो रही है। ये भी एक बहुत बड़ी नालायकी है। हम सबका एक फेलियर है कि जिसमें हम जो है पिसते जा रहे हैं। तो इसके ऊपर भी हमें जो है वो काम करना चाहिए और काम करना पड़ेगा, तब भी जाके हमारा मुल्क जो है वो ठीक होगा। अच्छा, बहुत से लोग ये कहते हैं कि पाकिस्तान और इंडिया में बहुत ह्यूज डिफरेंस है कि उनका जो रकबा है, रकबे के लिहाज से बहुत बड़ा मुल्क है और आबादी के लिहाज से भी। तो मैंने एक वीडियो प्रीवियस बनाई थी जिसमें मैंने जिक्र किया था इसराइल का
कि वो रकबे के लिहाज से भी बहुत कम है, आबादी के लिहाज से भी बहुत कम है, तो उन्होंने खुद को चेंज किया। तो ये कोई बड़ा लॉजिक नहीं है कि हम जो है रकबे के लिहाज से बड़े हैं और ये हैं और वो हैं। अगर उनका 500 IT एक्सपर्ट निकलता है तो हमारा भी 50 निकलता है। उनके 500 में से 100-150 तो कहीं ना कहीं चला जाता है और हमारे उस 50 में से एक पे नहीं जा सकता। क्या वजह है, इसके ऊपर हमें सोचना होगा। और साथ ही साथ मैं ये कहूँगी कि दूसरे लोगों से सीखें। अब बहुत से लोग मुझे कहेंगे कि आप कभी इंडिया की सपोर्ट कर रही हैं, कभी आप इसराइल की। मैं सपोर्ट किसी की नहीं कर रही। मुझे जब मैं देखती हूँ मुझे दुख होता है कि हमने ऐसा क्या गलती की है, कहाँ पर हम जो है वो मतलब अपने आप को ज़ाया कर रहे हैं। क्यों ज़ाया कर रहे हैं? हमें जीने का हक़ नहीं है क्या? हम पाकिस्तानी दुनिया के हर कोने में मौजूद नहीं हो सकते जिस तरह से और दुनिया है? क्या हम अपने मुल्क के लिए मोमिन साबित नहीं हो सकते? ये तमाम तर चीज़ें तो तब ठीक होंगी कि जब हम लोग अपने आप को ठीक करेंगे। और हमारी गवर्नमेंट्स को भी इस बारे में सोचना चाहिए। बदकिस्मती से हमारी आज तक जितनी भी हुकूमतें आई हैं उन्होंने कभी हमारे बारे में नहीं सोचा सिवाय अपनी कुर्सी के बारे में। लेकिन अब थोड़ी सी अवेयरनेस आ रही है और इमरान खान जिस तरह से लोगों को अवेयर कर रहे हैं ये एक बहुत अच्छी चीज़ है। और इससे पहले शायद अवाम में ये अवेयरनेस नहीं थी जो अभी आ रही है। और हमें जो है वो ख़ुद को खुद अब अवेयर करना चाहिए। और हुकूमतें या हम इदारों पे ये बात उनका भी काफ़ी इसमें अमल दखल होता है। ज़ाहिर है आपकी हुकूमतें आपके लिए मौक़े फ़राहम करती हैं, आपके मुल्क के बड़े इदारे आपको मौक़े फ़राहम करके देते हैं और यही बहुत ज़रूरी है। और अभी इसके साथ साथ हमारी मीडिया को चाहिए कि वो इसमें अपना जो एक वाइटल रोल है उसको प्ले करें। और साथ तो नाज़रीन जिस तरह से हम ये नहीं है कि हम इंडिया को सपोर्ट कर रहे हैं या किसी को भी। मेरी आज की वीडियो बनाने का मकसद यही है कि हम सबको मिलकर बढ़ चढ़कर आगे बढ़ना होगा। और हमारी जो हुकूमतें हैं उनसे मैं ये अपील करती हूँ कि प्लीज़ खुदारा हमारे लिए कुछ सोचें और कुछ करें। ये मुल्क जो है इसके जो बच्चे हैं ये बहुत ही इनमें एनर्जी है, बहुत ही टैलेंट है। इस टैलेंट को ज़ाया होने से बचाएं ताकि हम भी कहीं फ़ख्र से कह सकें कि हमारे मुल्क में इतने लोग, इतने बच्चे, इतने यंगस्टर्स जो हैं वो आगे जा रहे हैं। अब हमें जो बदलना है अपने मुल्क को या आगे बढ़ना है, तरक्की करनी है, तो उसका वाहिद रास्ता तालीम है। तालीम पे फोकस करें, हमारे सिलेबस को जो है वो चेंज करें। जो पुराने लोग हैं उनको ट्रेनिंग्स दें, नया सिलेबस लेके आएँ, नई चीज़ें लेके आएँ। मुल्क के अंदर इनकलाब अगर लाना है तो वो सियासत या कुर्सी के खेल से नहीं आएगा, वो सिर्फ़ और सिर्फ तालीम से आएगा। तो खुदारा तालीम के ऊपर फोकस दें, हुकूमतें भी और हम खुद भी दें। और जो पेरेंट्स हैं उनको चाहिए कि वो ज़्यादातर फोकस दें क्योंकि अब जैसे जैसे दुनिया चेंज हो रही है तो एजुकेशन के लेवल बहुत आगे जा रहे हैं और हम जो है वो 20 से 25 साल हम कह सकते हैं कि हम दुनिया से पीछे हैं। 9/11 या इन चीज़ों को आप बिल्कुल बहाना ना बनाएं। दुनिया में बहुत बड़े बड़े जो हैं वो लोगों को क्राइसिस का सामना करना पड़ता है। फिर मैं बात करूँगी इसराइल की तो लोग कहेंगे पता नहीं ये बार बार क्यों बात कर रही है। तो उन्होंने जहाँ जेलों में ज़िंदगी गुजारी, यूरोप में जिस तरह से वो इस भटकते रहे कभी किधर, लेकिन जब उन्होंने खुद को एक जगह पर एक माइंड बना लिया तो उन्होंने खुद को कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया। और ये कौम तो मैं कहती हूँ कि हीरा है, हीरा। और इस हीरे को तराशें और इसमें हम सबको मिलकर अपना जो एक रोल है उसको प्ले करना होगा। उम्मीद करती हूँ कि आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। दीजिए इजाज़त, अल्लाह ने के बाद।